औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक है, और सारे एंजॉय भी कर रहे होंगे। सो टुडेज़ फर्स्ट लेक्चर इट इज़ अबाउट एन एटम। और एटम का आप लोगों को पता है, आप लोगों ने बहुत सारा पढ़ा होगा इसके मुतालिक, और बड़े अर्ली क्लासेस से आप इसके मुतालिक पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं जिस तरह आपको आज एटम बताता हूं तो इसमें इस तरतीब से आपको नहीं पता होगा, आपने कभी इस तरह कंबाइन नहीं की होगी। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो आपने उसको इस तरह तरतीब में नहीं लिखा होगा, ना कभी इस तरह का याद किया होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको इसकी समझ आए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग मेरे साथ रहें, और उससे भी ज़रूरी चीज़ ये है कि अपने नोटबुक्स आप उठाएं, ठीक है, क्योंकि मैं लेक्चर जो देता हूं तो सिर्फ कंसेप्ट नहीं, आप साथ में अपने नोट्स भी बनाएं। तो जो लड़के पोजीशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये है कि इसको प्रेजेंट करना, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो फिर इसको प्रेजेंट करना ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो साथ में आपके नोट्स भी बन जाएंगे इंशाल्लाह, और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एटम पे। देखिए, हम बात करते हैं मैटर की। मैटर इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, जो इसके बेसिक यूनिट्स होते हैं। तो एटम के मुतालिक जो पहली बात थी वो ये थी कि अगर इसको हम दो तरह से डिफाइन कर लें तो इट वुड बी मोर इजी के डेफिनेशन नंबर वन। तो डेफिनेशन नंबर वन एटम का क्या है कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट exist independently. It is the smallest particle of an element. अब क्या? Which of an element which may or may not exist क्या? independently, exist independently। ये इसका पहला डेफिनेशन है जिसमें अनसर्टेनिटी है कि ये एलिमेंट का तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, अब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इस पर मैं एग्जाम्पल में फिर ये बात डिस्कस करूंगा। यहां तक सिर्फ आप समझ लें कि एटम इंडिपेंडेंटली ये एलिमेंट का सबसे छोटा जर्रा है, ठीक है, और ये ये है कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। सिर्फ आप इतना सीख ले। इसके बाद के इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, ये बात हमने क्यों की तो आई विल लेट यू नो कि जब हम लेक्चर्स को थोड़ा सा आगे लेके जाएं। सेकंड डेफिनेशन इसका क्या होगा? तो सेकंड डेफिनेशन इसका है कि इट इज द smallest particle of an element which participate in a chemical reaction, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अब ये दोनों डेफिनेशन सही है, ठीक है, लेकिन फिर स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कि नहीं है तो ये एक क्वेश्चन है, इसका भी हम आगे आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब जो मैंने डेफिनेशन में आपको दो चीजें लिखवाई हैं उसकी थोड़ी सी हम अगर यहां पे आ जाएं कि एग्जाम्पल क्या है। जो डेफिनेशन हमने लिखा इसका एग्जाम्पल क्या होगा? हमारे पास दो तरह के एटम्स हैं, एक हमारे पास नोबल गैसेस हैं, ठीक है, एक हमारे पास एटम्स आप noble gases are zero group or group 8A, ठीक है। अब उसमें क्या है? उसमें हमारे पास है हीलियम, हमारे पास है नियॉन, हमारे पास है ऑर्गन और जीनॉन वगैरह, ये हमारे पास बहुत सारे, लेकिन ये तीन आप इसमें लिख लेके दैट इज 1, 2 एंड 3। और ये हमारे पास ए हो गया,
पार्ट बी इसका क्या होगा? तो एटम्स ऑफ अदर देन नोबल गैसेस। अब किस तरह? तो देखें, एटम्स ऑफ अदर देन नोबल गैसेस। अब इसके मुतालिक क्या है? दीज एटम्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट these items cannot exist independently। अब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, लिहाजा एटम्स की टू मतलब कैटेगरीज हमारे पास हुई कि ये इंडिपेंडेंट, इसीलिए इसको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। अब मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिंगल एटम मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन ये है कि विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, लिहाजा नेचर इसका मॉलिक्यूल हुआ। लेकिन कितने मॉलिक्यूल? एक एटम वाला मॉलिक्यूल। वैसे जनरली मॉलिक्यूल में 2 और मोर देन 2 एटम्स होते हैं, इसमें सिंगल एटम है और फिर भी इसका नेचर मॉलिक्यूल की तरह है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। और इस तरह के हमारे पास जो एटम्स है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अब उसमें क्या है? जिस तरह हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, इस तरह हमारे पास सोडियम हो गया, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। लिहाजा ये हमारे पास 2 कैटेगरीज आ गई। हमारे पास क्या हो गया? ये 2 कैटेगरीज आ गई। अब ये इन एटम्स को जर्नली क्या कहा जाता है? ये एक तो इसका ये वर्ड है, लेकिन जर्नली इस एटम में क्या है, इसके अंदर क्या है, इसका कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है, तो यहां पे हम तस्करा करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो सब मीन विद इन। ठीक है, कि एटम के अंदर क्या है या सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो देयर आर स्मॉल particles which play very important role in the combination and characterization of an atom. Those particles are called subatomic particles. Are called subatomic particles. अब वो कौन कौन से हैं? तो वो हमारे पास जनरली इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, पॉजिट्रॉन है, और एक आप लोग भी बता दो क्या है? हाइप्रोन है। क्या है? हाइप्रोन है। ठीक है, एंड अप टिल नाउ मोर देन 100 particles have been discovered, ठीक है, कि मोर देन 100 पार्टिकल्स हमारे पास ये डिस्कवर हुए हैं। किस चीज के? ये हमारे पास डिस्कवर हुए हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। इन सारों को
सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब एटॉमिक पार्टिकल। तो फिर यहां पे फंडामेंटल पार्टिकल किसे कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे पास है क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स है। बिकॉज एंट्री और exit of these particle can change the identity of an atom, क्योंकि अगर इन पार्टिकल्स को हम किसी एटम में डाल लेते हैं या वहां से रिमूव करते हैं तो ये एटम के आइडेंटिटी को चेंज कर लेते हैं। किस तरह? अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि हमारे पास सोडियम है। अब अगर हम सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल ले तो इसके ये सोडियम आयन बन जाता है। क्या? आयन। अब सोडियम आयन के अलग कैरेक्टरिस्टिक और सोडियम के अलग है। या हाइड्रोजन से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो ये H+R क्या? प्रोटॉन बन जाता है। ये हाइड्रोजन से प्रोटॉन बन जाता है। लिहाजा इसलिए इस तरह क्लोरीन क्लोराइड बन जाता है, क्लोराइड आयन बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली इन इलेक्ट्रॉन की एंट्री या इन इलेक्ट्रॉन का जो एग्जिट होता है किसी भी एटम से, तो ये उसके ओवरऑल कैरेक्टर को चेंज कर लेता है। इसीलिए हम इन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज कर लेते हैं किसी भी एटम के। तो ये 3 जो पार्टिकल है ये बेसिक पार्टिकल है, इसलिए इसको फंडामेंटल पार्टिकल कहा जाता है। बाकी जितने भी पार्टिकल्स है सारों को इन तीनों को मिला के इन सारों को सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं एटॉमिक मासेस एंड सिंबल्स पे। एटॉमिक मासेस एंड सिंबल्स, इस पे हम बात कर लेते हैं। अब यहां पे एक साइंटिस्ट है कि उन्होंने एटम के मासेस की डिटर्मिनेशन में और फिर सिंबल में बहुत अहम रोल प्ले किया था। और कौन था वो? जे बर्जेलियस। जे बर्जेलियस। ये 1779 से 1848 ये इसका लाइफ स्पेन है। ठीक है, और ये स्वीडिश केमिस्ट था। कौन था? स्वीडिश केमिस्ट था। इसने क्या किया था? इसने सबसे पहले जो एटॉमिक मासेस थी उसकी डिटर्मिनेशन इसने की थी। सो ही डिटरमिन the atomic masses of unknown element which are now close to modern values। अब देखें, इन्होंने जो एटॉमिक मासेस की डिटर्मिनेशन की थी, जो अननोन मासेस थे एलिमेंट के, उसकी डिटर्मिनेशन की थी। और अभी जब देखा गया है तो मॉडर्न वैल्यूज के वही मासेस बहुत ज्यादा क्लोज हैं। इट मीन कि इसकी डिटर्मिनेशन अबाउट द एटॉमिक या एलिमेंट, एटॉमिक मासेस या एलिमेंट मास। ठीक है, क्योंकि सारे एटॉमिक मासेस जमा होकर किसी भी एलिमेंट के मास को बनाता है। तो लिहाजा ये अभी जो रीसेंट हमारे पास है इसके जो मॉडर्न वैल्यूज हैं, तो इसकी जो डिटर्मिनेशन ये जे बर्जेलियस ने की थी और ये मॉडर्न वैल्यूज के बहुत ही ज्यादा करीब है, मॉडर्न वैल्यूज के बहुत ज्यादा करीब है। ठीक है, ये इसका पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट इसका क्या होगा? सेकंड पॉइंट इसका ये है कि जे Berzelius invented actually the system of writing the symbol instead of full name of an element. J. Berzelius
invented the system for writing full system for writing a symbol of an element instead of writing full name एलिमेंट। ये काम इसका था कि जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे पास, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास क्लोरीन है, तो क्लोरीन, अब देखिए ये क्लोरीन है, अब ये स्पेलिंग की जगह हम Cl, C कैपिटल होता है, L स्मॉल होता है, हम कहते हैं सोडियम। अब देखें, अब इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे लैटिन वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, उन लैटिन वर्ड्स के ही पहले जो वर्ड्स है उसको लिया गया है और उसको एज अ सिंबल इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ये एक पूरा सिस्टम है कि जिसको किसने इन्वेंट किया था। इसकी इन्वेंशन में सबसे अहम जो रोल है वो किसका है, वो जे बर्ज़ेलियस का है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द एविडेंस, कि इसका एविडेंस क्या है, क्या एटम मौजूद है कि नहीं है, या ये जो सारी थ्योरीज वगैरह है ये झूठ है। तो एविडेंस पे हम बात कर लेते हैं। अब देखिए, हमारे पास एक्चुअली माइक्रोस्कोप होते हैं, ठीक है, जिस तरह ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, जो कि जर्नल माइक्रोस्कोप भी उसको हम कहते हैं। अब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, उसमें लाइट एज ए रेडिएशन काम करता है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन को देखने की इसकी सलाहियत नहीं होती। मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जितने स्मॉलेस्ट पार्टिकल को ऑब्जर्व नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसकी जो मेजरमेंट की रेंज होती है, इट्स मेजरमेंट रेंज, अब इसकी मेजरमेंट की एक अपनी रेंज होती है, उसी रेंज के अंदर ये, मतलब ये है कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनको तो मेजर कर सकता है, लेकिन अगर उनसे पार्टिकल ऊपर नीचे हो जाए तो फिर इसके लिए मेजर करना, तो अगर उससे पार्टिकल साइज में बड़े हैं तो मेजर करना आसान है, लेकिन अगर उससे पार्टिकल साइज में छोटे हो जाएं तो फिर इसके लिए मेजर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब ये कितना कर सकते हैं? तो ये 500 नैनोमीटर तक मेजरमेंट कर सकता है। ठीक है, साइज इतना कर सकता है, एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर, ये इसके इतने के बराबर। सो ये बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो यहां तक ये मेजरमेंट कर सकता है, लेकिन अगर इससे पार्टिकल छोटा हो जाए तो फिर ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का काम नहीं है और ये इसको फिर मेजर नहीं कर सकता। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? इन दैट केस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉन, अब ये भी किसी कंट्री के बहुत कम लेवल्स में पड़े होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इट यूजेस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लाइट बीम, इंस्टेड ऑफ लाइट बीम। ठीक है, अब ये क्या, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करता है, और इलेक्ट्रॉन, सो वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉलर देन दैट ऑफ विजिबल लाइट। अब देखें, वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ विजिबल लाइट, इसलिए ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल को डिटेक्ट कर सकता है। तो जब इससे जो कार्बन का आइसोटोप है ग्रेफाइट, उसको मतलब इससे देखा गया, तो क्या हुआ, उसको देखने के बाद इन्होंने एक ऐसा, चलो ये इसके में नीचे वाला हम मिटा लेते हैं तो हमारे पास कुछ स्पेस आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब इमेज लिया गया ग्रेफाइट का, जो कि कार्बन का आइसोटोप है, जो कार्बन का आइसोटोप है, तो उसके मुताबिक इस तरह की एक शीट बन गई जिसमें इस तरह के लाइंस थे।
इनके दरमियान जो स्पेसिस थे, ठीक है, इनको लेयर्स का नाम दिया गया। क्या? लेयर्स का नाम दिया गया। और यहां से फिर एटम्स और ये इलेक्ट्रॉन के मुतालिक इंफॉर्मेशन दी गई। ये इसका, और ये इमेज जब लिया गया तो ये इमेज इस तरह नहीं है कि जिस तरह हम तस्वीर लेते हैं और वो सामने आ जाती है, नहीं, इस इमेज को, जो इमेज लिया गया, इसको तकरीबन 20 मिलियन टाइम्स क्या किया? मैग्नीफाइड किया गया, तब जाके इस इमेज की समझ आ गई थी और इसको जो है ना वो पब्लिश किया गया। तो इट मीन के किसी इलेक्ट्रॉन को मैयर करना, मे भी अब यूनिवर्स में मतलब इतने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई हुई हो, क्योंकि डेली साइंस तरक्की करता है और लेटेस्ट इक्विपमेंट्स आते हैं, तो मे भी कहीं पे किसी मुल्क में किसी लैब में इलेक्ट्रॉन को अब देखा गया हो, लेकिन अब तक की जो इंफॉर्मेशन है बुक्स में जो है वो ये वाली इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो it was about the evidence. Now we are moving toward the mass and size. Mass and size. ठीक है, अब mass और size, तो actually mass of an atom ranges from what? (10 raised to the power minus 27 to 10 raised to the power minus 25 kg. ये इसके मेजरमेंट का रेंज है, कि मतलब ये कि इस वैल्यू के दरमियान इसका मास वेरी कर रहा है। क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। लेकिन हम यूजुअली मास ऑफ एन एटम expresses in atomic mass unit. Atomic mass unit, or we can say AMU. इसमें एक्सप्रेस किया जाता है किस चीज को? AMU को। किसमें? मतलब जो किसी भी एटम का जो मास होता है उसको केजी में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। जिस तरह हम कहते हैं 1 किलो चीनी दे दे, 1 लीटर दूध दे दें, ठीक है, 1 पेयर आप शूज दे दें, इस तरह की हम टर्मिनोलॉजीज मेजरमेंट के यूनिट्स के इस्तेमाल करते हैं। 1 मोल ये हो गया, ये टर्मिनोलॉजीज है। लेकिन जब आप एटम के मास के साथ यूनिट लिखेंगे तो वो मोस्टली AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में उसको एक्सप्रेस किया जाता है। डोंट वरी, मैं एटॉमिक मास यूनिट आपको बता देता हूं कि क्या है। एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट क्या है? 1/12 ऑफ द मास ऑफ, इट इज 1/12 ऑफ, ये 1/12 ऑफ द मास ऑफ लाइटेस्ट आइसोटोप ऑफ C12, कार्बन 12 आइसोटोप का जो लाइटेस्ट मास है उसके 12वें हिस्से के बराबर है। क्या है? 12वें हिस्से के बराबर है। ठीक है, और इसकी आप वैल्यू भी लिख सकते हैं कि 1 AMU ये कितने के बराबर होगा हमारे पास? तो ये हमारे पास बराबर होता है 1.661 × 10 raised to the power minus 27 kg। 1.661 27 kg, ये इतने के बराबर होता है। ठीक है, सो नाउ रिसेंटली ऑब्जर्व बाय एक्सरे वर्क इन द 20th century, size of atom is so small that the diameter of an atom is of the order। अब ये जो लेटेस्ट रिसर्च किया गया है उसके मुताबिक साइज ऑफ एन एटम की बहुत ज्यादा स्मॉल है। क्या है? साइज ऑफ एन एटम बहुत ज्यादा स्मॉल है। ठीक है, तो ये मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि अकॉर्डिंग टू द एक्सरे वर्क इन 20th century, size of an atom
इज सो स्मॉल। अब कितना स्मॉल है, अब ये कितना स्मॉल है हमारे पास, तो ये हमारे पास है कि डायमीटर से भी ये मतलब छोटा है। क्या, डायमीटर से भी, देन डायमीटर, ठीक है। तो इसका अगर हम साइज लेके तो हमारे पास क्या है, 2 इंटू 10 रेज द पावर माइनस 10, 2 इंटू 10 रेज द पावर माइनस 10 मीटर। अब ये कितने नैनोमीटर के बराबर होगा, ये 0.2 नैनोमीटर के बराबर होगा। जिस तरह 10 रेज द पावर माइनस 9 मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। ये इतना अब इसका साइज वो स्मॉल है, ये अकॉर्डिंग टू द एक्सरेज। तो एक्सरेज पे हम आगे लेक्चर इंशाल्लाह करेंगे, डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सरेज की वजह से अब ये साइज मतलब ये है कि क्या गया, इसको मालूम किया गया। तो गाइस इट वाज ऑल अबाउट द एटम। इसके पूरे नोट से अगर इस पर क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये पूरा लिख के एमडीकेट, जी, नीट वगैरह टेस्ट जितने भी आपके आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी आते हैं, तो इसमें आपके पास एमसीक्यूज आ गए हैं, डेटा आ गया है, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके बाद मैं मॉलिक्यूल पे बात करूंगा। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, कोई भी आपके मतलब जहन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स एरिया में लिख लें, मैं इंशाल्लाह प्रॉपर आंसर के साथ आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।